प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर हमने एक प्लेन शीट लिया हुआ है, उसके ऊपर हमने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। एंड वी नीड अ क्लोज सरफेस फॉर दैट। हमें क्या चाहिए, क्लोज सरफेस की जरूरत होती है। तो क्लोज सरफेस हम बना लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए आपके बोर्ड्स की जो बुक्स हैं, मतलब जो एनसीईआरटी वगैरह है या फिर आपका जो रेफरेंस बुक्स है, उसके अंदर सिलेंडर लेके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं सिलेंडर लेके ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा ये केस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ना सिमिलरली ये एक होलो टाइप बन जाएगा यहाँ पर भी, इसके सेंटर पे। सेम यहाँ पर भी एक इसी टाइप का कुछ इस तरीके से मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास कितनी सरफेस है, तो 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड, एंड ये आपकी कर्व्ड सरफेस थर्ड वन, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा है बेटा, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो मिल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ मिल रही है, कुछ इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए कि आप जो एरिया एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट सपोज आपका एक तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये आ गया, एक एरिया एलिमेंट आपने यहाँ ले लिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर एक और ले लिया, थर्ड, कुछ इस तरीके से। तो एक चीज आपको क्लियर है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो जब आप टोटल फ्लक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, फाई टोटल इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब आप समझिए कि जो फर्स्ट सरफेस है, ये जो फर्स्ट सरफेस है, इसके लिए वेक्टर ई और डी ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। सिमिलरली सेकंड सरफेस पे आप देखिए वेक्टर ई और डी ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो 0 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इन दोनों का जो भी आंसर आएगा मतलब वो सेम होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे लिखता हूँ, चलो पीछे वाले पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो फाई टोटल फ्लक्स के लिए हम लिखते हैं फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90। जैसे कि आप जानते हैं कि थर्ड वाले में हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इसकी वजह से cos 90। सो ये पार्ट 0 हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा। अब देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ई डी ए, आप जब डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो वी नो दैट, तो हमारा जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। नाउ टोटल फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा, वी कैन राइट क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही लिख सकते हैं क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हमने एक प्लेन शीट ली है, क्या लिया है, प्लेन शीट। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसकी चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा से। तो जो क्यू इनसाइड आएगा बेटा, क्या क्यू इनसाइड को हम लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, राइट। और इसी का हम यहाँ पर आगे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्यू इनसाइड को मैं लिखता हूँ सिग्मा टाइम्स ऑफ ए बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट ए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू ए।
अब ये एरिया और ये एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए नहीं है तो बहुत बढ़िया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी क्वेरी है तो पूछ लो अभी, फिर बाद में मत बोलना सर समझ में नहीं आया। बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, नो सर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब इससे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है, सिमिलरली देखिए ये आपको प्रदीप में देखेंगे तो प्रदीप में भी आपको ये वाला केस मिल जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और कई बार जो ये केसेस हैं ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और आपके क्वेश्चंस के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो ये जो डेरिवेशन कह लो या आप इसे एक तरीके का न्यूमेरिकल देख लो, ठीक है, जो भी आप इसे कंसीडर करना चाहें। ठीक है, चलिए तो अभी तक हमने जो स्टडी किया उसके अंदर हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ली थी, बट नाउ वी आर गोइंग टू टेक 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स। और दोनों प्लेन शीट्स जो हम लेंगे वो दोनों के अंदर जो चार्ज हमने पुट किया होगा वो चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज लिया है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज लिया है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से एक ये प्लेन शीट ले लिया एंड सिमिलरली यहाँ पर एक और प्लेन शीट ले लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो वी कैन से यहाँ पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी और यहाँ पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी, बिकॉज इट हैज प्लस चार्ज। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। ठीक है, अब क्या किया है, हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखिए एक तो ये आपकी प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। ठीक है, अब ये जो दोनों प्लेट्स दी गई हैं बेटा ये दोनों इनफाइनाइट्स हैं, दोनों इंफिनिटी पे जा रही हैं। ठीक है, दोनों इनफाइनाइट प्लेन लिए। अब यहां पर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो एक पॉइंट लिया सेंटर पे, ये पॉइंट हो गया आपका ए। दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ पर बी, और यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि हमने ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ली हैं जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे। तो सबसे पहली चीज तो आप एक समझिए कि पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट है उसकी वजह से दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। देखिए ये पॉइंट ए पे अगर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ राइट साइड तरफ जाते हुए दिखेगी, किसकी वजह से, फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड है, सेकंड प्लेट जो रखी है, सेकंड प्लेट क्या होगा, उसका नेगेटिव चार्ज है। कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉइंट ए के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होगी। पॉइंट सी पे आप आइए, पॉइंट सी पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो ये आ गई E1। और सेकंड प्लेट की वजह से वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो पॉइंट सी पे आप देखिए कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, E2। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट बी पे आप आइए, तो पॉइंट बी पे आप देखेंगे कि बी की तरफ जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है वो उसे कहाँ अपनी तरफ खींचेगा, मतलब अंदर की तरफ। तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा E2। एंड सिमिलरली फॉर द पॉजिटिव प्लेट
तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। सो आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखें एक मिनट पेज, देखिए बी पे ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, ये है आपकी E1। इसका मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली कहां पर कितनी यूज हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब कि पॉइंट ए, बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी, आप देखिए। सो फॉर पॉइंट ए पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी, तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया है प्लेन शीट के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट आपको जो मिलेगी वो कितनी होगी, तो E1 मैंने लिख लिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। सिमिलरली E2 भी उतना ही आना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन का तो वेरिएशन आएगा, बाकी आंसर दोनों का सेम है। इसका मतलब E1 और E2 दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट बी पे E1 और E2 बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज E1 और E2 बोथ आर सेम एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली पॉइंट सी पे आप देखिए, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पे E1 प्लस E2 मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। तो E1 का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए का आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, वो कंसेप्ट बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के फॉर्म में। आगे चल के कौन से फॉर्म में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के फॉर्म में। कैपेसिटर क्या होता है, तो अगर आपने अपने घर में जो फैन वगैरह होते हैं उसके अंदर एक व्हाइट कलर का डब्बा जैसा होता है, ठीक है, दैट इज योर कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर करता क्या है, तो कैपेसिटर क्या करेगा कि ये जो एनर्जी मिल रही है बीच में, देखो आपने एक चीज नोटिस की कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच के अंदर रहेगी, मतलब कि ना इधर है ना इधर है, ठीक है। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही है। दोनों प्लेट्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर की तरफ रख लिया, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, देखिए ये हमने प्लस सिग्मा लिया है, ये माइनस सिग्मा, यहाँ पर आपके पास में है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ये दो प्लेट्स ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है x, क्या है, x डिस्टेंस जो लिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा दो है प्लेट्स हैं। अब इन दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कुछ इस तरीके से जा रही है, पॉजिटिव से बाहर जाती है और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ आती है, राइट, कुछ इसी तरीके से होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपको दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एनर्जी, क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एनर्जी, या फिर बेसिक डेफिनेशन जब हम देते हैं कैपेसिटर की तो उसे हम कह सकते हैं टू कलेक्ट एनर्जी। यही बेसिक वर्क होता है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, क्या कर लेता है,
एनर्जी स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसलिए आप देखना हमेशा कि जब आप किसी भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे आप स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद ऑफ करते हैं तो वो तुरंत ही बंद नहीं हो जाता है, उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रहती है। ठीक है, जैसे कि आप अपने मोबाइल का चार्जर को अगर आप कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ में, तो अगर आप उसे बंद कर दोगे तो तुरंत ही वो बंद नहीं हो जाएगा, वो कुछ सेकंड्स के बाद में वहां से बंद होता है, या स्टार्ट भी करोगे तो कुछ सेकंड के बाद स्टार्ट होता है। व्हाई? बिकॉज कैपेसिटर के वो अंदर एनर्जी जाती है, स्टोर होती है एंड रिलीज करती है। ये सब चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, कैपेसिटर वाला जो पोर्शन आएगा उसके अंदर डिटेल के अंदर ये सारी चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? Anyone has any doubt? कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, डाउट नहीं है तो कि मान लीजिए आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और उस गाड़ी के ऊपर फ्लैश हुआ, लाइटनिंग हुई, इन दैट केस क्या आप बचे रहेंगे या मर जाएंगे? सर बचे रहेंगे। कैसे? सर एक हमने तो तो नीचे टायर रबर्स के होते हैं तो मतलब वो लाइटनिंग का असर उस पर नहीं होगा। मतलब सर वो होलो होता है ना, और सर कार का पेंट होता है वो बैड कंडक्टर होता है, सब कुछ है। और कोई रीजन? एनी अदर रीजन? इसके अलावा और कोई रीजन? नहीं, चार्ज सरफेस पे आ जाएगा ना। जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि जो आप बोल रहे हो कि टायर्स जो होते हैं वो ऐसे होता है, वो कार्बन होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी चार्ज बॉडी के ऊपर आता है वो सारा का सारा सीधा का सीधा ग्राउंड में उतर जाता है। ठीक है, ये दो रीजन होते हैं जिससे कि आप बचे रहते हो। लेकिन कंडीशन अप्लाई ये होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी के सारे विंडो बंद होने चाहिए डोर्स के साथ, तभी आप बचे रहोगे। अगर एक पॉइंट भी अंदर आया तो फिनिश। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है कार्स के लिए। चलिए, मान लीजिए हमने इस तरीके से एक स्फीयर लिया है और उस स्फीयर का जो चार्ज है बेटा, वो चार्ज कहाँ आ गया? उसके सरफेस पे आ गया है। तो चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाता है और उसकी जो रेडियस लिया है वो रेडियस कितनी है? तो रेडियस है r। ठीक है, अब हमारे पास में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वी आर गोइंग टू टेक ओनली एंड ओनली, मतलब इस कंडीशन में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल लेने का कोई मतलब भी नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली जब आप अंदर की तरफ एक स्फीयर बनाते हैं, चलिए मैं बना के बता भी देता हूँ। सपोज आपने अंदर की तरफ एक स्फीयर बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे? भाई अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जब अंदर चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। सो स्मॉल r इज लेस देन, फर्स्ट केस जो है इनसाइड का, जिसमें हम ले रहे हैं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, एंड सेकंड केस जो हम ले रहे हैं आउटसाइड के लिए, जिसमें हम ये कह रहे हैं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि मैं एक बाहर की तरफ एक स्फीयर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने एक स्फीयर बना लिया बाहर की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज जो रखा है, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी? इस तरीके से बाहर जा रही होगी, राइट? यहाँ पर भी इसी तरीके से बाहर जा रही होगी, यहाँ पर भी बाहर जा रही होगी, यहाँ पर भी बाहर जा रही होगी, यहाँ से भी बाहर जा रही होगी, इस तरीके हर एक पॉइंट पे वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही होगी। अगर यहाँ पर आप कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं DA, क्या ले लेते हैं? स्मॉल एरिया एलिमेंट DA,
और डीए एरिया एलिमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो चाहे आप कहीं पर भी ले लें, कहीं पर भी, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमने क्लोज सरफेस बनाई है, दैट क्लोज सरफेस इज अ गॉसियन सरफेस फॉर अस। एंड नाउ वी कैन से दैट फ्लक्स हमें जो मिलेगा यहाँ पे, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको ये आउटसाइड ढूंढने से पहले एक और चीज बताता हूँ। देखिए, एक काम करता हूँ, पहले यही बता देता हूँ, उसके बाद आगे एक नया पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए, फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा, राइट, यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो E इंटीग्रेशन ऑफ DA। नाउ डीए का इंडिकेशन आप करो, मतलब ये जो स्फीयर है बेटा, इस स्फीयर जो कि जिसकी रेडियस जिसमें हम ये ले रहे हैं कि स्मॉल आर, मतलब कि वी आर फाइंडिंग आउटसाइड स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, सो एरिया विल बी, वी कैन राइट E इंटू 4πr², ठीक है। और हम फ्लक्स को क्या लिखते हैं, फ्लक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q inside by epsilon naught equals to E times of 4πr², ठीक है। चलिए, मैं ये एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, Q inside by epsilon naught equals to E times of 4πr², ठीक है। अब Q inside का मतलब क्या होता है, तो Q inside का मतलब हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, बिकॉज इट्स अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। और ए कितना है आपके पास में यहाँ पे, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ 4π का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसका एरिया आप जब आप निकालेंगे तो इसका एरिया क्या आएगा, कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे ना, तो 4π R² बाय एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ 4π अब ये 4π कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में, दैट वी हैव E इक्वल्स टू सिग्मा R² बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ठीक है, ये बचा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली, सिग्मा R² बाय एप्सिलॉन 0 इंटू r²। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए पहले, एनीवन हैज एनी डाउट। नो सर सर। सर एक बार हाँ, फिगर वाली स्लाइड खोलो ना। ये रही, ये आपका स्मॉल r है, विच इज सॉरी, ये हमने स्मॉल r लिया है, विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। इसका मतलब यहां से हमने क्या प्रूव कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये प्रूव कर लिया हमने। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम जो है वो पहले पढ़ाई जाती है, उसके बाद में कूलम्स लॉ आता है, पर हम लोग कूलम्स लॉ पहले पढ़ते हैं फिर गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज को समझिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे लिया है E टाइम्स ऑफ 4πr², ठीक है। चलो इसी पेज पे बता देता हूँ, देखिए
हमने लिखा Q by epsilon naught, Q inside by epsilon naught equals to E times of 4 pi r square, right? अगर इस E को मैं लिखूं E is equals to Q inside अपॉन ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा बना, इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब बेटा ये आपका कूलम्स लॉ आ गया, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब F इज इक्वल टू क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ E होता है। तो ये हमने गॉस थ्योरम का यूज करके क्या प्रूव कर दिया, कूलम्स लॉ को प्रूव कर दिया। समझ में आया? ये कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर कि प्रूफ द कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। तो वहां पर आपको सेम यही कंडीशन लेनी है, एक स्फीयर ले लेना है, उस स्फीयर के ऊपर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। वो जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अब आप उससे एक स्मॉल चार्ज ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। स्मॉल चार्ज क्यों आप ले लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ले लो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको हर एक पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर की है वहां पर सेम मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल रही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर मिल रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि F इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ E कर देंगे, देन यू विल हैव के क्यू एंड Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज योर कूलम्स लॉ। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बेटा आपका प्रूफ कर दिया हमने कूलम्स लॉ यूजिंग द गॉस थ्योरम। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। नहीं सर। ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में यहाँ पर हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों लेंगे, बिकॉज इट्स अ सॉलिड। व्हाई? बिकॉज सॉलिड के अंदर तो बेटा चार्ज होता है अंदर ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो हम उसके केस को देखते हैं यहाँ पर। अब ये हमने एक स्फीयर ले लिया है, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। अच्छा हमें इनसाइड लेना है ना, एक मिनट एक और बना लेता हूँ स्फीयर, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा अदरवाइज। ये हमने स्मॉल r ले लिया है और ये हमने कैपिटल R ले लिया है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर साइड, ठीक है। और ये जो कैपिटल R रेडियस लिया है तो डेफिनेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कुछ इस तरीके से, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो चार्ज बाहर है इसकी सरफेस पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, ये हमने इसके लिए कोई एरिया एलिमेंट लिया हुआ है dA। सिमिलरली क्या वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये हमने गॉस सरफेस लिया हुआ है, ठीक है। सो ये हम लिख सकते हैं E इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट नाउ,
ठीक है, तो अगेन E इंटू 4πr² हो जाएगा ये। बट आप देख सकते हैं कि इनसाइड देयर इज नो चार्ज, इट्स अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसकी वजह से जो है चार्ज कहाँ पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। चार्ज कहाँ आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। सो फ्लक्स इनसाइड की अगर हम बात करें, सॉरी फ्लक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन जीरो, एंड वी नो दैट Q इनसाइड क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिल जाएगी, यहाँ पर जीरो मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट केस लेंगे जिसके अंदर हम स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R की बात करेंगे, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R की बात करेंगे। We are left with 2 minutes to complete the session. Outside, small r is greater than capital R. ठीक है, अब आप में से कोई भी बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो आप फाइंड करेंगे वो क्या मिलेगी हमें। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी। देखो इनसाइड जीरो मिल गई बिकॉज गाउसियन सरफेस, सॉरी इट्स अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो सरफेस पे आ रहा है। एनीवन, anyone would like to answer this? नहीं पता। क्या आएगा बताओ यार, अभी तो करवाया है इससे रिलेटेड आपको क्वेरी। बोलो जल्दी बोलो। Rho R into 3 E naught. Oh, sorry, divided by 3 E naught. देखो, हाँ बोलो सर। बोलो बोलो बोलो। Rho R divided by 3 E naught. वो नॉन कंडक्टिंग के लिए है या कंडक्टिंग के लिए है? वॉल्यूम से सर। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया आप क्या क्या बोल रहे हो। 4/3πr³ आपने वॉल्यूम लेके बताया ना हाँ। मेरे को। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने केस मुझे बताया, इज इट फॉर दिस वन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का केस बता रहे हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस बता रहे हो, कौन सा केस बता रहे हो आप?